हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मजेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 करेंगे और थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड अस और ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, ये दोनों टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर, मतलब मॉडरेट सा चैप्टर है। और इसका नोट्स वगैरह आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा अगर आप यहाँ से नोट नहीं किए हो तो। लेकिन बेटर यही है कि मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ, मैं जो बोर्ड पे समझाता हूँ, आप वो नोट्स भी साथ साथ लिखते चलेंगे तो वो आपको ज्यादा माइंड में सेट रहेगा, क्योंकि आप सामने में देख रहे हैं, सामने में लिख रहे हैं, और उससे मतलब मैं जो सामने में लिखा रहा हूँ उससे आप सामने देख करके लिख रहे हो, तो वो आपको ज्यादा दिमाग में रहेगा, ज्यादा प्रेफर आप करिएगा उसको पढ़ना। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। और हाँ, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का। तो अगर किसी बच्चे ने पहला वीडियो, पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देखने का मतलब ठीक है, कोई उससे रिलेटेबल नहीं है, लेकिन देखने का कोई फायदा नहीं है। आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में चलिएगा तो आपके लिए ही सही रहेगा, और नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। और ये नोट्स मैंने खुद से लिखा है और काफी देख करके लिखा है, 2-3 बुक पढ़ी हैं उसमें से मैंने लिखा है, अपने एक्सपीरियंस से भी लिखा है। तो ये ऐसा नोट्स नहीं है कि कोई टीचर वगैरह देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये नोट्स नहीं चलेगा। आप इस नोट्स को स्कूल में ले जा भी सकते हैं, स्कूल में स्कूल की कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका अभी जो यहाँ पे पढ़ाना है मैं वो नोट्स लिखता हूँ, हाइपरलैप्स में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा उसे, और फिर मैं उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए साथ में आप लिखिएगा अभी। हाँ जी, तो आइए हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैटर हर चीज का प्रॉपर्टीज होता है, हर चीज का एक गुण होता है, खासियत होता है। तो मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो मैटर के प्रॉपर्टी में हम लोगों को 4-5 चीज पढ़ना है। एक एक तो हमारा था ये पहला हो गया अपीयरेंस, दूसरा हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फ्लोटिंग और सिंकिंग, और ट्रांसपेरेंसी। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना था, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज है अपीयरेंस और लस्ट्रस, ठीक है। तो अपीयरेंस और लस्ट्रस बात एक ही होता है। अपीयरेंस और लस्ट्रस मतलब चमकना, चमकता हुआ चीज को कभी आपने देखा होगा, तो उस वो जो चीज चमक रहा है ना, तो वो उसका एक प्रॉपर्टी है। वो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लस्ट्रस, ठीक है। वो चमक रहा है, उसका वो गुण है, वो खासियत है, तो वही बात है, लस्टर है उसमें, वो चमकीला चमकीला है, तो ठीक है। तो अपीयरेंस और लस्टर पहला प्रॉपर्टी हो गया। लस्टर कहते किसको, उसी के बारे में। तो दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस, दूज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर। वो मटेरियल जिसके अंदर शाइनी अपीयरेंस हो, चमकीला हो, वो वैसे मटेरियल्स को हम लोग लस्टर कहते हैं। वैसे मटेरियल को हम लोग लस्टर कहते हैं। एक बार इंग्लिश में समझते हैं। दूज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस, दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर। वैसा पदार्थ, वैसा मटेरियल, वैसा चीज जिसमें लस्टर का गुण हो,
चमकने का गुण हो, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग लस्टर कहते हैं। ठीक है, चमकने का गुण हो उसको लस्टर कहते हैं। वैसा मटेरियल जिसमें चमकने का गुण हो, शाइन करने का गुण हो, उसको हम लोग लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट के थ्रू कहता है amongst द सॉलिड्स ऑल मेटल हैव लस्टर। ठीक है, सभी सॉलिड में अगर देखा जाए, ज्यादातर सॉलिड में लस्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है, वो चमकीला होता है, वो चमकने वाला होता है। मगर ग्रेफाइट ए फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का, एक ऐसा फिजिकल फॉर्म है कार्बन का, और आयोडीन क्रिस्टल हैव लस्टर, इस दोनों में चमकने का गुण, लस्टर का गुण होता है। लेकिन बात यह है, पॉइंट ये है कि ये दोनों नॉन मेटल होता है। लगभग सारे मेटल में तो लस्टर का गुण पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट और आयोडीन क्रिस्टल एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर भी लस्टर का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, ग्रेफाइट ए फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आयोडीन क्रिस्टल हैव लस्टर, इस दोनों के अंदर भी लस्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है। के बाद सेकंड पॉइंट में कहता है amongst the liquid mercury it is a liquid metal is luster, लिक्विड में सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मतलब लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये एक लिक्विड मेटल है। ठीक है, amongst द लिक्विड, सभी लिक्विड में मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड मेटल है जिसके अंदर लस्टर का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ये तो देखो, अब इसको एक बार मंथन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लस्टर। लस्टर किसको कहते हैं? जिसके अंदर चमकने का गुण हो। ठीक है, दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी लस्टरस। ठीक है, चलो याद हो गया। दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी लस्टरस, याद हो गया। आपको भी साथ साथ बोलना है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पॉज करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, याद कर लो। अभी मंथन कर लोगे ना, फिर 90% चीज दिमाग में तुम्हारे आ जाएगा। कुछ भूल भी जा रहे हो ना, तो वो भी यहाँ पे मैं बात बताता रहूंगा तो तुमको याद हो जाएगा। लेकिन कॉपी बंद करके सोचोगे मोबाइल बंद कर दे और ये वीडियो सिर्फ देख ले, कॉपी में लिखे भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ बोलना है। फिर से लस्टर का, दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी लस्टर, दूज मटेरियल विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू बी हैव लस्टर। ठीक है, चलो याद हो गया। ये तो हो गया इसका लस्टर का। अब यहाँ पे सॉलिड का बात है, यहाँ पे लिक्विड का बात है, और इधर एक गैस का बात है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। नो गैस इज लस्टरस, गैस कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो लस्टरस होता है। ठीक है, कोई किसी भी गैस में चमकने की, लस्टर करने की, शाइन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अब चलो इसको मंथन कर लेते हैं। पहला हमारा था सॉलिड वाला, उसके बाद दूसरा हमारा है लिक्विड वाला, और तीसरा हमारा है गैस वाला। तो इस तीनों को देखते हैं। सॉलिड में लगभग सारे मेटल लस्टर वाले होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन क्रिस्टल ही दो ऐसा नन मेटल है जिसके अंदर लस्टर का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे साइड करके लिख लेते हैं। सॉलिड वाला, ऑल मेटल, सभी मेटल के अंदर लस्टर्स वाला प्रॉपर्टी होता है। सिर्फ 2 नॉन मेटल ऐसे हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन क्रिस्टल, ये दो नॉन मेटल है, ये दो नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस दोनों के अंदर लस्टर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सॉलिड वाला हो गया। अब लिक्विड में आते हैं, तो अमोंगस्ट द लिक्विड मरकरी इज लस्टर, लिक्विड में सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि जिसमें लस्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो लिक्विड वाले में लिख लेते हैं, सिर्फ मरकरी में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, और गैस वाले में किसी में नहीं, नो वन। ठीक है, ये देखो, ये तुम कह रहा हो गया, ये इतना जो चीज है उसको मंथन करके इतना छोटा बन गया है। तो बस ध्यान में रखना है। फिर से एक बार, अब बोर्ड पे नहीं देखेंगे, कहीं नहीं, सामने देखना है और फिर से सोचना है। सॉलिड में लगभग सभी मेटल्स लस्ट्रस प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक, जिसमें से ग्रेफाइट और आयोडीन क्रिस्टल ही 2 ऐसा नॉन मेटल है जो कि जिसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड मेटल है जिसमें लस्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं गैस में कोई भी ऐसा गैस नहीं है जिसमें लस्टर्स प्रॉपर्टी हो। ठीक है, याद हो गया। अब चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। मेनी एलॉयज लाइक स्टील आर लस्टर्स, एलॉयज किसको कहते हैं? तो 2 मेटल को मिला करके जब कोई नया मेटल बनता है ना, उसको एलॉयज कहते हैं। फिर से 2 मेटल को मिला करके कोई नया मेटल बनता है तो उसको एलॉयज कहते हैं। ठीक है, एलॉयज जैसे स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब एलॉयज का एग्जांपल है। तो इस सब में चमकने की खासियत लस्ट्रस का प्रॉपर्टी पाया जाता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार इसको नोट करना है आपको, और इसमें लस्टर्स का डिफिनेशन आपको याद कर लेना, लस्टर्स का डिफिनेशन आपको याद कर लेना, और ये सब समझ करके रखना, ये एग्जांपल आपको समझ करके रखना, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है हार्डनेस, कठोरता, वो कितना कठोर है। ठीक है, तो आइए हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो कहता है व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, अच्छे से सुनेंगे पहले इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में बताएंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ना है। व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल आर rubbed against each other, when the surface of two different materials are rubbed against each other, जब दो मटेरियल है, दो सरफेस है, दो अलग अलग सरफेस है, ठीक है, ये दो अलग अलग सरफेस है, जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। when the surface of two different मटेरियल, ठीक है, जब दो डिफरेंट मटेरियल का सरफेस को रब किया जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब इंग्लिश में, when the surface of two different material are rubbed against each other, the surface which scratched the other surface is said to be harder। वो सरफेस जो दूसरे सरफेस को स्क्रैच कर दे, उसमें मतलब उसमें कुछ खरोच ला दे, तो वैसे सरफेस को इज सेड टू बी हार्डर, तो वैसे सरफेस को हार्ड सरफेस कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डनेस, और उसके प्रॉपर्टी को, उसके इस गुण को हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल देकर के तुमको दिखा करके बताएंगे। वेन द सर्फेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, वेन द सर्फेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। each other, the surface which scratched the other surface is said to be harder and the property is called hardness। ठीक है, अब एग्जांपल देकर के बताते हैं। ये एक डस्टर हो गया, ये एक मार्कर हो गया। ये मार्कर को, दो अलग अलग मटेरियल है, दो डिफरेंट मटेरियल है, ठीक, ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, इसको हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में रब कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में रब कर रहे हैं। तो ये मार्कर और ये डस्टर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके अगेंस्ट में हम इसको रब कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में इस पे कुछ खरोच आ रहा है, देखो ये हट गया, तो इस पे कुछ स्क्रैच आ रहा है, तो इस दोनों के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया ना। ठीक है, तो दो मटेरियल है अलग अलग, एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे के कंपैरिजन में रब किए, ठीक है, तो जिसपे स्क्रैच आ गया वो सॉफ्ट हो गया, और जो स्क्रैच ला दिया वो हार्ड हो गया, और इसी प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जांपल, ये फिंगर है और ये मार्कर है, हम इस फिंगर को हम इस मार्कर के ऊपर ऐसे रब करेंगे, तो मेरा फिंगर यहाँ पे सॉफ्ट बन जाएगा और ये मार्कर यहाँ पे हार्ड बन जाएगा। तो ये मार्कर जो हुआ यहाँ पे ये हार्ड होगी, और इसके इस प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहेंगे। वही कह रहा है, व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, जब दो अलग अलग मटेरियल के सरफेस को आपस में एक दूसरे में रब करेंगे, तो जिसमें स्क्रैच आ जाए, जिसमें दो विच स्क्रैच द अदर सरफेस, सॉरी, जो अदर सरफेस पे स्क्रैच ला दे, वैसे मटेरियल को हार्ड कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल के उस हार्ड प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब दो वर्ड है, सॉफ्ट और हार्ड, ये तो बहुत इजी सा वर्ड है, लेकिन इसका
हम पूछेंगे कि सॉफ्ट क्या है और हार्ड क्या है, तो आप सॉफ्ट बोलोगे जो कोमल है, और हार्ड बोलोगे जो कठोर है। तो ये तो हो गया उस वर्ड का मीनिंग हो गया, लेकिन असल में वो वर्ड का डिफिनेशन क्या है, असल में वो वर्ड कहना क्या चाहता है, तो उसी के बारे में। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वैसा मटेरियल, वैसा चीज जो आसानी से कंप्रेस हो जाए और उस पे स्क्रैच आ जाए, वैसे मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे अभी हम ये वाला एग्जांपल दिखा, तो इस पे हम इसको पुश कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, तो ये आराम से ये कंप्रेस्ड हो जा रहा है। और इस पे जब हम फिंगर से किए, तो ये देखो फिंगर आराम से कंप्रेस हो जा रहा है। तो ये हो गया सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे, और ये हो गया हार्ड मटेरियल, और इसमें ये हो गया या हार्ड मटेरियल, ये हो गया सॉफ्ट मटेरियल। अब बात समझ में आई? तो सॉफ्ट वही कह रहा है, मटेरियल, वैसा मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, वैसा मटेरियल जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और उस पर स्क्रैच ला सकते हैं, आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है। अब हार्ड में, मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, वैसा वैसा मटेरियल जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। अब हम इस मार्कर के ऊपर इस डस्टर से ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? ये कंप्रेस होगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। तो वही कह रहा है, वैसा मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, वैसा मटेरियल जिसको कंप्रेस करना मुश्किल हो, आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट और हार्ड का असल डिफिनेशन, ये है। तो इसमें आपको सॉफ्ट और ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन दिमाग में रखना है, दिमाग में हर चीज को रखना है। डिफिनेशन जहाँ पे याद करने का जरूरत मुझे लगेगा कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं वो बता दूंगा। इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी हार्डनेस का कोई डिफिनेशन नहीं पूछने आएगा। ये भी आपको ये प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा थर्ड टॉपिक है बेसिकली सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब घुलना, और इनसॉल्यूबल मतलब नहीं घुलना। बेसिकली हम लोगों को बस इतना ही पता है कि सॉल्यूबल उसको कहते हैं जो कोई भी चीज पानी में घुल जाए, और इनसॉल्यूबल जो नहीं घुल सकती। तो पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को ये दोनों सॉल्यूबल सब्सटेंस और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये थर्ड पॉइंट जानना होगा। और तो पहले पढ़ते हैं, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। पानी बहुत ही आम सॉल्वेंट है। इतना तक तो समझ में आ रहा, वाटर इज द मोस्ट कॉमन। ये सॉल्वेंट क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। पानी बहुत ही आम सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या, ये समझ ही में नहीं आ रहा, आगे क्या समझे। तो पहले सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं। आप लोगों ने तीन वर्ड सुना होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है। अब जिन्हें ये तीनों वर्ड का मतलब पता है, तीनों वर्ड क्या होता है, तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, तो वो आइए पहले जानते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कहते हैं किसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तीन वर्ड है हमारा, सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। सेकेंड है सॉल्वेंट, तीसरा सॉल्यूशन, तीसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, और सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो आप लोगों ने कभी ना कभी नींबू पानी जरूर पिया होगा। अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आ, मम्मी को बनाते हुए जरूर देखा होगा। तो क्या करते हैं आप लोग, पहले एक पानी का गिलास ले लिए, एक एग्जांपल मान लीजिए पानी का गिलास ले लिए, इसमें पानी भर दिए, और 2 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा नींबू डाल दिए, उसको मिक्स कर दिए और पी लिए। यही है। तो बस यही चीज, इसी चीज में यही सी नींबू सॉरी, इसी नींबू पानी में
आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन छिपा हुआ है। कैसे छिपा है तो आइए देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, तीसरा सॉल्यूशन। पहला वर्ड जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो आपने शक्कर और नींबू पानी में डाला है ना, उस शक्कर और नींबू को ही सॉल्यूट कहते हैं। ऐसे समझ लो, कितना आसान है समझना। शक्कर और नींबू ये सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया, और पानी और शक्कर और नींबू को मिलाने के बाद जो आपने तैयार किया पीने के लिए, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। बस हो गया, इतना ही से समझना है। अब ये तो होगी हम लोग आम बोलचाल में से समझ लिए, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में बस थोड़ा सा फर्क है, एकदम थोड़ा सा। कैसे? अब समझते हैं। सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन था? शक्कर और नींबू, ठीक है। तो बस ऐसे समझो, जो थोड़ा मात्रा में, छोटे मात्रा में डाला गया है उसको सॉल्यूट कहते हैं। फिर से एक बार, सॉल्यूट कौन है? शक्कर और नींबू। जो छोटा मात्रा में, थोड़े से मात्रा में डाला गया है वो सॉल्यूट हो गया, और जो बड़े मात्रा में, पानी कितने बड़े मात्रा में है, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कह देंगे। ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। पानी हो गया सॉल्वेंट, शक्कर और नींबू हो गया सॉल्यूट। अब दोनों को मिला दिए तो मिलने के बाद जो तैयार हो गया उसको सॉल्यूशन कहते हैं। बस ये हो गया, साइंस के लैंग्वेज में भी आप समझ गए। कितना आसान था समझना। जो छोटे मात्रा में वो सॉल्यूट, जो बड़े मात्रा में वो सॉल्वेंट, और जो मिल करके तैयार हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद तैयार हो गया, वो बन गया सॉल्यूशन। बस इतना ही से समझना है। अब इसको लिख लेते हैं एक बार। कैसे लिख लेते हैं? सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट लिख लेते हैं, और स्मॉल अमाउंट जो छोटे मात्रा में था, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट जो बड़े मात्रा में था, और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बस यही समझ गए। तो ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हो गया कि सुगर यानी चीनी एंड वाटर, पानी, चीनी और पानी सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया सैंड और वाटर, सैंड एंड वाटर, ये सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल? इस दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, मैं देखूंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, वैसे अगर जिन्होंने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया अभी कमेंट में वीडियो पॉज करो और आंसर दो, और अपना आंसर मिला लो। मैं बता रहा हूँ, शुगर और वाटर, चीनी और पानी आपने मिलाया ही होगा और मिल भी गया होगा, तो ये क्या हो गया? ये सॉल्यूबल हो गया। अभी नींबू और नींबू पानी की बात हुई तो उसमें भी तो शक्कर मिलाए थे, शुगर और वाटर मिलाए थे, तो वो मिल गया, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया। सैंड और वाटर कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लेना, अगर कहीं से मौका मिले। तो ये होता है इनसॉल्यूबल, क्योंकि क्योंकि ये जो इसका जो सैंड जो होता है ना, वो काफी मोटा मोटा सा होता है, इसी वजह से वो पानी में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनसॉल्यूबल, सैंड और वाटर हो गया हमारा इनसॉल्यूबल। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था? वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। वाटर जो है वो हमारा बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है। अब आपको सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो चीज जिसमें कोई भी सॉल्यूट मिलाया जा सकता है। तो हम लोग हर चीज, ज्यादातर चीज ही तो बहुत कॉमन है। हम लोगों को शक्कर मिलाना हुआ पानी में मिला दिया, शरबत बनाना हुआ पानी का ही बनाए, तो बहुत कॉमन सॉल्वेंट है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। अब आते हैं ये दोनों मेन टॉपिक पे, मेन पॉइंट पे, सॉल्यूबल सब्सटेंस और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो कहता है सर्टेन सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। बस अभी रुक जाओ यहीं तक। सर्टेन सब्सटेंस, सर्टेन सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, बस यहां तक। वैसा सब्सटेंस, तोड़ तोड़ के हिंदी में समझेंगे आराम आराम से। सर्टेन सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, वैसा सब्सटेंस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। फिर से, सर्टेन सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सर्टेन सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सर्टेन सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। कैसे सब्सटेंस को? सर्टेन सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सर्टेन सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंस। फिर से एक बार, सर्टेन सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर
वाटर सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, और इस सॉल्युबल होने के प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इस सॉल्युबल होने के प्रॉपर्टी को, सॉल्युबल सब्सटेंस के होने के प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, फिर एक बार इंग्लिश में समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। सर्टेन सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जो पानी में आराम से, बिल्कुल आराम से घुल जाए, आराम से डिसॉल्व हो जाए। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब 2-3 बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, साथ में याद कर लेना है। सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल सब्सटेंस, पहले देख करके, सर्टेन सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, certain substance which completely dissolve in water, such substance are called soluble substance. Such substance are called soluble substance, and this property is called solubility, and this property is called solubility, and this property is called solubility. बस याद हो गया। certain substance which completely dissolve in water, water water, such substance are called soluble substance, and this property is called solubility। बस हो गया, याद हो गया। अब बढ़ते insoluble substance की तरफ। insoluble substance, if a substance does not dissolve, यहाँ पे देखिए गौर से, does not लिखा हुआ है, does not, if a substance does not dissolve in water, if a substance does not dissolve in water, वैसा substance जो पानी में नहीं घुल सकता है is called insoluble substance। वैसे substance को insoluble substance कहते हैं, वैसे substance को insoluble substance कहते हैं। फिर से एक बार, if a substance does not dissolve in water, if a substance does not dissolve in water, वैसा substance जो पानी में dissolve नहीं हो सकता उसको insoluble substance कहते हैं। if a substance does not dissolve in water are called insoluble substance। बस हो गया, soluble और insoluble समझ में आ गया, याद भी हो गया आपको, मेरे साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया। ठीक है, तो यही सॉल्युबल और इनसॉल्युबल समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,